हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं वारिस और स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों आज हम क्लास 10 का जो जीव विज्ञान है, ठीक है, जो क्लास 10 का जीव विज्ञान है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो उसी का आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे जैव प्रक्रम है, ठीक है। उसी का हम आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैव प्रक्रम का हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए ये आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दीजिए 1 से 8 तक, ठीक है। तो उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो भाई बोले थे उनके लिए मैं वीडियो बनाया तो वो कृपया करके ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले बात करी अति लघु की, ठीक है। तो यहाँ पे अति लघु का लगभग 1 से लेकर कहाँ तक है, 33 तक है, राइट, 35 तक। और लघु 1 से लेकर 13 तक। तो हमने अति लघु और लघु, ठीक है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। आज सिर्फ स्पेशली वीडियो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम सब लिख लिए, ठीक है। तो ये देखिए, आइए तो फर्स्ट का आंसर जानते हैं। वैसी विधि जिससे जीव अपने शरीर में पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करने को पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी वैसा विधि जिसमें जीव अपने शरीर में क्या करते हैं, पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उससे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसी क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या था, पोषण किसे कहते हैं, तो हो गया। उसी में क्या था, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें, ठीक है। पहला दोस्तों मृत जीव पोषण, ठीक है। मृत जीव पोषण क्या है, तो देखिए ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतु एवं पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। यह मरे हुए जीव के शरीर से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, इसे अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतु एवं पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे मृत जीव पोषण कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि यह मरे हुए जीव के शरीर से कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हैं, ठीक है। या फिर इसका अगर आप डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतु एवं पादप से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृत जीव पोषण कहते हैं। और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जीवाणु विषाणु कवक, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ठीक है। मृत जीव पोषण को एक और नाम से जानते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। अब आइए उसके बाद है परजीवी। ऐसा पोषण जिसमें 2 जीव, ठीक है, जिसमें 2 जीव एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उस, ठीक है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और इसमें एक जीव को लाभ और एक जीव को हानि पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है, वैसा पोषण है परजीवी जिसमें 2 जीव जो होते हैं अपने एक दूसरे संपर्क में आके अपना भोजन तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें से एक जीव को नुकसान तो एक जीव को फायदा पहुंचता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमर बेल, गोल कृमि, फीता कृमि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब है प्राणी संपोषी, ठीक है। प्राणी संपोषी यानी हैलोजिक, और हाँ परजीवी को पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राणी संपोषी यानी हैलोजोइक, इसे क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसा पोषण जिसमें जीव ठोस एवं तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण है। मतलब ऐसा जीव जो ठोस और तरल दोनों रूप में खाता है भोजन को, ठीक है। जैसे हो गया इंसान, यहाँ पे मानव भी हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, मेढक। मानव क्या होता है, किसी पशु को मारकर भी खाता है और किसी पशु का दूध भी पीता है, ठीक है। बकरी भैंस का दूध भी पीता है और जानवर को मारकर भी खाता है, तो प्राणी संपोषी हो गया। अब एक और है सहजीवी पोषण। तो ये क्या है, ऐसा पोषण जिसमें 2 जीव, ठीक है, ये परजीवी जैसा है कि इसमें ऐसा पोषण है जिसमें 2 जीव दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और सहजीवी में भी वैसा ही करते हैं, लेकिन दोस्तों परजीवी में एक को फायदा और एक को नुकसान पहुंचता है, बट सहजीवी में दोनों जीव को क्या होता है, लाभ पहुंचता है, ठीक है। जैसे कवक और शैवाल हो गया, ठीक है, और राइबोजियम, ठीक है। यानी परजीवी और सहजीवी दोनों सेम है, बस इसमें एक को हानि और एक को फायदा पहुंचता है और इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा पहुंचता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझे, ठीक है। ये सेकंड वाला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझे। तो आइए समझते हैं। आंसर हो जाए दोस्तों, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में, ठीक है, क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में सौर्य ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है उसमें सौर्य ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और इस क्रिया द्वारा CO2
एवं O2 का संतुलन वातावरण में बना रहता है। ठीक है, अब इसमें और आ जाए और ऐड करें तो आप लिख सकते हैं पत्तियों को पेड़ पौधे का रसोई घर या प्रकाश संश्लेषी अंग माना गया है। ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये 5 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। और क्या लिखेंगे, एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक माना गया है। ठीक है, और एक समीकरण लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, तो ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण होता है और जल भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज और जल और यहाँ पे 6O2 है। ठीक है, यानी कि जल निकलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पे 6O2 है, ये C नहीं है। ठीक है, 6O2 यानी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए भाई दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखिएगा, क्लोरोफिल का होना क्यों अनिवार्य प्रयोग द्वारा दिखा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का, एकदम बारीकी से देखिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक पत्ता लेना है। ठीक है, ऐसे ड्राइंग करना है, कोलियस का पत्ता है। ठीक है, जो चित्तीदार पत्ती है। ठीक है, यह हरी चितिया है, यानी कि कोलियस का पत्ता होता है जो चित्तीदार पत्ता होता है। ठीक है, और इसमें जो ये हरा हरा क्या होता है, चित्ती होता है। तो आपको ऐसा फिगर बनाना है, फिर आना है नीचे। अब उस पत्ता को वाटर बथ यानी कि पानी में और एल्कोहल के साथ उबालना है। ठीक है, किससे उबालना है, तो मोमबत्ती पर रख के। तो देखिए कैसे ड्राइंग बनाना है, सबसे पहले लेना है आपको क्या, पत्ता लेना है, फिर वाटर बाथ बनाना है, वाटर बाथ बनाना है आपको, और उस पानी में एल्कोहल के साथ क्या उबालना है, पत्ता को। तब आपको एक पेट्री डिश में आयोडीन का घोल लेना है। ठीक है, यानी एक कटोरा लेना है, उसमें आयोडीन यानी कि नमक को घोल देना है। नमक को घोलने के बाद पत्ता उसमें रखना है, उसके बाद हटाइएगा तो पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। किस लिए, तो ये भाई साहब क्लोरोफिल की वजह से। सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद आइए हम इसको बताते ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो अब आंसर लिखिए क्या दोस्तों कि एक क्रोटन या क्लोइस का चित्तीदार पत्ती को तोड़े, उसकी हरी और सफ़ेद चितियों को रेखांकित कर इस पत्ती को बीकर में रखे, पानी में डालकर कुछ देर उबाले और उबालने के पश्चात उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डालें। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाले। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है। ठीक है, स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल पत्ती से निकालकर धीरे धीरे एल्कोहल में क्या हो रहा है, घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डाले। उसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरा चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हरी चितिया वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड का निर्माण हुआ। परंतु पत्ती के सफ़ेद चितिया वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, और ऐसा कुछ फिगर बनाना है। ठीक है, तो एकदम हम बारीकी से अब समझा देते हैं आखिर होता क्या। देखिए, सबसे पहले होता कि यहाँ समझिए, एक पत्ता लेते हैं। ठीक है, एक कोलियस का पत्ता लेते हैं, जो चित्तीदार पत्ता होता है, इसमें हरी हरी चितिया होती है। उसको हम लोग वाटर बाथ और एल्कोहल में डालते हैं। ठीक है, यानी उबालते हैं, पानी में गर्म करते हैं। वाटर बाथ में पानी रखते हैं, पानी नहीं रखते। ठीक है, वाटर बाथ इसका नाम है इस बाथ का। इसमें क्या रखते हैं, इसमें हम एल्कोहल रखते हैं, यानी कि शराब रखते हैं। ठीक है, और एल्कोहल को क्या करते हैं, मोमबत्ती के साथ गर्म करते हैं, यानी एल्कोहल के नीचे हम आग लगाते हैं उस बीकर के नीचे, तो वो गर्म होता है। ज़रूरी नहीं मोमबत्ती, आप किसी से भी आग लगा सकते हैं, बस इसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद पत्ता को हम लोग बाहर निकालते हैं, इसमें आयोडीन का घोल देखते हैं। ठीक है, आयोडीन का घोल रखते हैं, जिससे इस जो पत्ता का ये जो पत्ता में हरा हरा चितिया थी, अब क्या हो जाएगा, ये हरा वाला भाग धीरे धीरे गाढ़ा नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये वाला भाग हरा था। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भाग यहाँ पे मानिए ये वाला चित्तीदार पत्ती, ये हरी चितिया है। ठीक है, पहले उसके बाद ये क्या हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाए। ये किसके कारण होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि क्या कि
क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब पत्ती का हाड़ा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित होता है तब स्टार्च का निर्माण होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, ठीक है। CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसमें था क्लोरोफिल वाला, इसमें है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो आइए इसे भी साबित करते हैं, ठीक है। तो आंसर के लिए दोस्तों सबसे पहले एक सूटे बनाइए, उसके बाद गमला पौधा लीजिए, ठीक है। और किसी स्थान पर क्या कीजिए, चौड़े मुंह वाली बोतल को रख दीजिए, ठीक है। ये घनाभ है, ठीक है। आप यहाँ पे घनाभ भी बनाइएगा, मतलब किसी भी ऐसा स्थान पे रखिए, वस्तु पे रखिए जो थोड़ा ऊंचा हो, ठीक है, ताकि ये पत्ता का जो मुंह है, यानी कि एक पत्ता है उसका आधा मुंह आराम से चल जाए उस डिब्बा के अंदर। तो उस डिब्बा को उतना ऊंचाई वाले वस्तु पे रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें KOH रखना है, ठीक है। KOH इसमें मिलाना है, ये जो है KOH है, ठीक है। बीकर में देखिएगा, चौड़े मुंह वाली बोतल में क्या है, KOH है। अब इस पत्ता में, ये जो पत्ता है, इस पत्ता का आधा भाग इस बोतल में बंद कर देना है, ठीक है। या फिर आप काला टेप भी लगा सकते हैं, या फिर आधा भाग बोतल में बंद कर देना और आधा भाग छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, जो ये बोतल के बाहर वाला जो आधा भाग पत्ता था उसमें क्या होता है, स्टार्च का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो अंदर वाला भाग था वो स्टार्च रहित हो जाता है, यानी उसमें स्टार्च निर्माण नहीं होता। अब इसके कारण क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि CO2 आवश्यक है क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब देखिए इसको हम कैसे भाषा में लिखेंगे। तो एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रख दे, ठीक है। इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब यह चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास, ठीक है, थोड़ा सा कास्टिक पोटास KOH का सांद्र घोल ले और बोतल को क्या करें, कॉर्क को बीचों बीच काट कर, ठीक है, यानी बोतल के कॉर्क यानी कि क्या होता है, ये मुंह, ठीक है, बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दे और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डाले कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो, ठीक है। उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दे। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ ले एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करे। इसलिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल ले। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब उसे पानी में घोलकर आयोडीन की घोल में डुबा दे। अब पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला रंग कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रकार से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चन, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें, ठीक है। तो आइए हम अमीबा में पोषण का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अमीबा पहले क्या है कि अमीबा का भोजन क्या है, तो पहले आइए अमीबा में पोषण का ग्रहण करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा अंतर्ग्रहण। तो अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण के लिए कोई मुख नहीं है, यानी अमीबा जो एक जीव है ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसमें भोजन के लिए कोई मुंह नहीं रहता है, यानी कोई भी मुख नहीं रहता है। ये अपने सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब देखिए जब कोई सूक्ष्म जीव अमीबा के किसी सतह या समीप होता है तो अमीबा कुटपाद का निर्माण करता है, जिससे भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है तथा कुटपादों की मदद से इस भोजन को अपने अंदर राजधानी का निर्माण कर लेता है। देखिए ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा मतलब कि इसका कोई आकार नहीं होती है, यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, जब इसके सामने भोजन अगर यहाँ आया तो ये क्या करेगा, ये दोनों जैसे ये जगह है इसको कहाँ करेगा, यहाँ से फैलाने लगेगा और इस खाना को क्या करेगा, सोख लेगा, ठीक है। यहाँ आया तो यहाँ से फैलाएगा और इस खाना को सोख लेगा, मतलब जहाँ भोजन होगा वहीं से फैलाएगा अपने शरीर को और सोख लेगा, मतलब उस खाना को खींच लेगा और भोजन राजधानी को निर्माण करेगा, ठीक है। क्या चीज़ से खींचेगा, तो ये कुटपाद यानी जो ये अंग को बढ़ाएगा और जिस हिसाब से घिसेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, कुटपाद कहेंगे, ठीक है, कुटपाद कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आइए ये हो गया अंतर्करण। अब देखिए ये पाचन कैसे करता है खाना को। पाचन के लिए क्या करता है, अमीबा में भोजन के पाचन रसधानी में ही संपन्न होता है, जहाँ कुछ एंजाइम का स्राव होता है। पचा हुआ भोजन वहाँ से कोशिका द्रव में पहुँचता है तथा वहाँ से पूरे शरीर को प्राप्त होता है। अब देखिए अब है बहिष्करण। तो अपना भोजन अमीबा अपने अपचा भोजन ठीक है, बहिष्करण क्या करता है, अपचा भोजन अमीबा अपने शरीर के किसी सतह पर अस्थायी रूप से छिद्र बनाकर बाहर निकाल देता है। देखिए प्रकार से क्या हुआ, अमीबा का
पोषण का वर्णन हो गया। ठीक है, मतलब आप देख लिए कैसे अंतर्ग्रहण करता है, कैसे पाचन करता है और कैसे बहिष्करण करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ठीक है भाई साहब, मनुष्य की आहार नाल की रचना का वर्णन करें। अब देखिए, तो सबसे पहले मनुष्य के आहार नाल, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई क्या होती है, 8 से 10 मीटर होता है, मुख से मल द्वार तक होता है। ठीक है, अब मनुष्य का आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बोला है आहार नाल की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसका वर्णन करें तो देखिए, आहार नाल का पहला प्रमुख भाग क्या होता है, मुख गुहा होता है। ये पहला प्रमुख भाग क्या है, मुख गुहा। कहाँ गया भाई साहब, ये मुख गुहा है ये। ठीक है, ये वाला क्या है, मुख गुहा है। अब देखिए, मुख में स्थित दांत जो भोजन को काटने, छीलने तथा काटने का काम आता है। काटने, छीलने तथा काटने का, चीरने फाड़ने का काम आता है। जैसे 3 हो गया, कृतंक, रंध्रक, चौर्णक। कृतंक है काटने का काम आता है, रंध्रक छीलने का काम आता है, चौर्णक चबाने का काम आता है। दांत की ऊपरी एवं कठोरतम परत एनामेल होता है, क्षति करने वाला कार्य भी एनामेल करता है। उसके बाद जीभ में आता है भोजन। यह मुख में एक मांसल रचना है, इसमें स्वाद कलिकाएँ होती है। ठीक है, कार्य यह भोजन में लार ग्रंथि से निकलने वाला का काम करता है। यानी यह भोजन से क्या करता है, लाल ग्रंथि को। लाल ग्रंथियाँ कितनी होती है, तो लाल ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है, पैरोटीड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। उसके बाद भोजन क्या होता है, ग्रास नली से जाता है। लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होकर ग्रास नली में पहुंचता है, यह कर्मा कुंचन के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। ग्रासनी यह मुख गुहा का पिछला भाग है, इसमें 2 छिद्र है, कंठ द्वार और निगल द्वार। उसके बाद आप लिखिएगा, कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है, निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है। कंठ द्वार, निगल द्वार पर एक मांसल आकृति होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये फिगर आप बना सकते हैं। उसके बाद होता है आमाशय। ठीक है, यह थैली का समान रचा है, इसका अग्र आगे का भाग कार्डियक, इसका पीछे का भाग फाइलोरिक और दोनों के बीच का भाग पुंडरिक होता है। इसके आमाशय ग्रंथि जिसे जठर ग्रंथि भी कहते हैं। जठर ग्रंथि के 3 कोशिकाएं है, सेलेस्मा या म्यूकस कोशिका, भित्ति या अम्लजन कोशिका, मुख्य या जाइमेजन कोशिका। ठीक है, मतलब कि इतना ही आपको क्या करना है, वर्णन करना है, रचना का वर्णन करना है। तो हमने किस किस रचना का वर्णन किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये 1 सेकेंड, मुख गुहा का वर्णन किया, राइट। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने मनुष्य का आहार नल कितना बड़ा होता है वो बता दिया। उसके बाद हमने आहार नल का प्रथम प्रमुख भाग क्या है, मुख गुहा, ये हमने बताया। देखिए, मुख गुहा का वर्णन किया। उसके बाद आप दांत और जीभ का वर्णन किया। उसके बाद लाल ग्रंथि का वर्णन किया। उसके बाद ग्रासनी, ग्रासनली, ये सब का क्या किया, वर्णन किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नल की पाचन की क्रिया का वर्णन करें। ठीक है, तो आइए हम मनुष्य के आहार नल में पाचन की क्रिया का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया का वर्णन करें, तो पाचन क्या है पहले ये समझते हैं। तो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़कर शरीर के उपयोगी बनाने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन में एंजाइम एवं रासायनिक क्रिया भाग लेता है। हमारे शरीर में पाचन के लिए एक विशेष तंत्र विकसित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो पाचन के बाद, ग्लूकोज और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल और वसा, ठीक है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद देखिए पाचन तंत्र के भाग अगर लिखना चाहे तो पाचन तंत्र, आहार नाल और पाचन ग्रंथि होता है। ठीक है, तो और आहार नाल में इतने सारे भाग होते हैं, मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्या बोला है, मनुष्य के आहार नाल पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो ये पाचन की क्रिया हम वर्णन कर दिए, लेकिन 5 नंबर का है तो इन सब का भी थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देंगे। ठीक है, तो आहार नाल का वर्णन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यह मानव शरीर में घुमावदार या कुंडलित संरचना होता है। यह मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक फैला है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। इससे भोजन को पचाने वाले अंग जुड़े हैं। मुख गुहा यह आहार नाल का प्रथम भाग है। यह कटोरे के समान संरचना का बना होता है। यहाँ पर भोजन का पचना प्रारंभ होता है, शुरू होता है। ठीक है, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, कितना 30% हो जाता है। यहाँ मुख गुहा में प्रमुख भाग जीभ, दांत एवं लाल ग्रंथियाँ होती है। यह ऊपरी एवं निचले जबड़ा में बटा होता है। दांत की बात करें तो यह ऊपरी तथा निचले जबड़ा में मसूड़े के बीच स्थित होता है। निर्माण क्या होता है, तो डेंटाइन तथा दंत अस्तिक में। ठीक है, और चमक इसका किससे होता है, तो एनामेल से। प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब बात करें जीभ, तो मुख गुहा के बीच में मांसल संरचना होता है जो जिसे जीभ कहते हैं। यह भोजन को उलटने पलटने का कार्य करता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्वाद कलिका कहते हैं। स्वाद कलिका जीभ में 9 से 10,000 होता है। इसी के द्वारा स्वाद को महसूस किया जाता है। इसका फिगर बनाना चाहे तो बनाएं, लेकिन ना बनाना चाहे तो ना बनाएं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, लाल ग्रंथि में आएंगे। मानव शरीर में मुख गुहा के महीन नलिकाओं का समूह होता है जिसे लाल ग्रंथि कहते हैं। यह विशेष तरल पदार्थ निकलता है जिसे लार
कहते हैं। यह प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। प्रकार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या फिर नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आइए उसके बाद क्या आइएगा, लाड़ हो गया। अब ग्रसनी से भोजन को निकालते हैं। यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है। इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, निगल द्वार एवं कंठ द्वार। निगल द्वार भोजन नली में तथा कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के ऊपरी सतह पर ऊपरी पर्दा, ठीक है, ऊपर यानी कंठ द्वार के ऊपर पर्दा समान संरचना पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नहीं तो भाई साहब भोजन श्वास नली में चला गया तो लेनी का देनी हो जाएगा। अब आइए ग्रास नली में, ठीक है, ग्रसनी हो गया। अब ग्रास नली, तो ग्रसनी के अग्रभाग जो पाइप समान संरचना होता है, जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो यह संकुचन एवं शिथिलन यानी फैलना सिकुड़ना प्रारंभ होता है। ग्रस नली का लयबद्ध रूप से फैलना सिकुड़ना कर्माकुंचन कहलाता है। इसी के कारण बल लगता है और अमाशय की ओर अग्रसर होता है। ये अब आइए अमाशय में, खाना आप कहाँ चला गया अमाशय में, तो अमाशय के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिफाइन लिख लेते या फिर छोटा भी आप लिख सकते। हमारे पेट में बाएं तरफ स्थित होता है। इसकी आकृति यू तथा जे आकार का होता है। मुख गुहा एवं अमाशय को ग्रास नली जोड़ता है। यह आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई 30 मीटर होता है। भोजन की मात्रा के अनुसार इसका आकार घटता बढ़ता ही रहता है। यह थैलुनुमा रचना होता है। यहाँ भोजन के छोटे छोटे कणों में तोड़कर मंथन किया जाता है। यहाँ भोजन 4-5 घंटा तक रहता है। यहाँ भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है और अमाशय की दीवार से एक विशेष रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं और यह प्रतिदिन 3 लीटर निकलता है। इसका भोजन पिसा हुआ भोजन काइम कहते हैं। ये जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब देखिए अमाशय के बाद अब यहाँ पे जठर रस का डिफाइन कर सकते हैं या फिर जठर रस क्या होता है, बहुत भूमिका होता है भोजन को पचाने में। तो अमाशय में बहुत छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है, लगभग 40 मिलियन, ठीक है, जिसमें जठर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में विशेष रस निकलता है जिसे जठर रस कहते हैं और जठर रस मुख्यतः अम्ल, एंजाइम तथा म्यूकेस की प्रधानता होती है। अब भोजन को छोटी आंत में भेजेंगे। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होगा, ठीक है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है एवं चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। यह शाकाहारी जीव में लंबा तथा मांसाहारी जीव में छोटा होता है। यहाँ पर भोजन की पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। यहाँ पर भोजन की पिसाई होती है। इसमें भोजन लेई से भी पतला होता है जिसे चाइल कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के इलियम वाले भाग को अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, रसांगुल या विलाई कहते हैं। संख्या 3000 है। इसका संख्या क्या है, 3000। अब देखिए छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ये बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में क्या है, तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तो हो गया है, तो यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होकर यहाँ आता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। इसमें 2 भाग होता है, कोलम और मलाशय या रेक्टम। यहाँ पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव अपचा भोजन को मल में बदल देता है जो मलाशय में जमा होता है। मल मलाशय के गुदा से बाहर निकलता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत से जोड़ पर एक छोटी नली पाई जाती है जिसे सिकम कहते हैं और सिकम के शीर्ष पर अंगुलीनुमा संरचना जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा भोजन क्या हुआ, आहार नाल से स्टार्ट हुआ यानी आहार नाल से पचना, ठीक है, यानी मुख गुहा, राइट, मुख गुहा से पचना स्टार्ट हुआ और बड़ी आंत में, छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया और बड़ी आंत से निकाल दिया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सिर्फ आपको आहार नाल का स्वच्छ चित्र बनाना है। तो यहाँ पे भाई सब बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से आराम से चित्र अच्छा खासा बना सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर की बात करें तो 8, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।